2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स में मेरे एक दोस्त ने 10 सवाल गेस करके सही कर। अब वो कौन सी तकनीक है जो यूज करके आप एमसीक्यू में गेस कर सकते हैं, और क्या सिर्फ एक लक है कि कुछ बच्चे 10 से 15 सवाल केवल तुक्के से सही करते हैं, या इसके पीछे कोई साइंस। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है, लगातार मैं यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाता रहा हूं, और मैं 10 साल की एक्सपीरियंस है जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। ये आपके नीट, आईआईटी, यूपीएससी, एसएससी, किसी भी एग्जाम में काम आने वाला है। क्योंकि जितने भी एमसीक्यू एग्जाम है वो सिर्फ नॉलेज के बारे में नहीं होते, वो अच्छे गेस वर्क के बारे में होते हैं। जो फर्क होता है मेरिट का, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो नॉलेज लेवल लगभग सबका सेम होता है। स्मार्ट गेसेस कौन कर पाता है वो बाजी मान ले जाता है। अगर आप यूपीसी प्रीलिम्स की बातें करेंगे, 92, 93 इस तरह से कट ऑफ जाता है, वहाँ पे एक सवाल इधर, 2 सवाल उधर, और गेम ओवर हो जाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि गेस करना एक तुक्का नहीं, एक साइंस है। और जो बच्चे ये साइंस जानते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन का पेपर बनता कैसे है। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जो एग्जाम देने वाला होता है उसके माइंडसेट से सोचते हैं, लेकिन जो पेपर सेटर होता है वो क्या हमारे जैसा सोचता है? वो जो पेपर बना रहा होगा उसका माइंडसेट कैसा होगा? अगर वो बात आप पिक कर लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर टिक कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर सवालों के जवाब दे पाएंगे। अब मैं बातें कर रहा हूँ 2025 के प्रीलिम्स की। वहाँ एक सवाल आता है जहाँ पे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था, मेरे दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, 4 ऑप्शंस, 4 में से वो 2 ऑप्शंस कट कर लेते। अब आप जानने की कोशिश करें कि 4 में से अगर आप 2 ऑप्शंस कट कर लेते हैं तो पहले प्रोबेबिलिटी थी आपकी 25% सही होने की, 4 में से एक सही हो सकता है। लेकिन जब आप 2 ऑप्शंस कट कर देते हैं तो ये 50% पॉसिबिलिटी हो जाती है सही करने के, और इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मान लेते हैं कि कोई सवाल आता है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से। अब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से कोई सवाल आता है और उसमें किसी ऐसे इंसान का जिक्र है जो कि 1980 के दौर का है, या उसमें किसी इंसान का जिक्र है जो अकबर के टाइम का है, तो तुरंत आपको एलिमिनेट कर देना है। तो पहला जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। हमेशा हमारा ब्रेन जो होता है वो सकारात्मक चीज़ों को नहीं देखता, वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत आसानी से पिक कर लेता है। तो आपको पता करना है, कोई भी सवाल जो आपने देखा है अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपको पता करना है इनमें से कौन सा बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। आप इस तरह से करेंगे, एटलीस्ट एक या दो आप कट कर लेंगे। जैसे ही दो आप कट करते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की बहुत इंक्रीज हो जाती है। और जब भी आप माइनस मार्किंग वाले भी एग्जाम देखेंगे, कोई भी एग्जाम देखने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सवाल को सही करने की 50% है तो आपको टिक करना है। तो पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ये इस वजह से भी वर्क करता है क्योंकि हमारा ब्रेन जितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है वो सारी चीज़ें रिटेन नहीं करता, उसको याद नहीं होती, कुछ बातें अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और जब भी हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हमें मेथड लगाना है, तुक्का नहीं है ये, अपना जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फ्रीडम मूवमेंट से कोई सवाल है तो आपको देखना है वो इंसान किस दौर का है, अगर टाइम फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहा है, या किस पाले का है, मॉडरेट का है, कौन सा है, वो दिमाग लगाएंगे, आप एलिमिनेट करेंगे, आपके ज़्यादातर चांस हैं कि सही करने के। केवल जो आपको आता है उसी का यूज करके भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आप 100% श्योर हैं वो तो आपको करना ही है, उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा फालतू का दिमाग लगाने का। लेकिन जहां पे आप श्योर नहीं है कि भाई क्या होना है, आपको एलिमिनेशन चालू करना है। और एक बार आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, आपके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सही करने की, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर आप अपनी गट फीलिंग का सुन सकते। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है मिडिल वैल्यू को ले। अब जब भी पेपर सेट करने वाला होता है वो कैसे पेपर सेट करता है, मान लो कि मुझे ये पूछना है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, मैं ऑप्शन देने की कोशिश करूंगा लेकिन उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 तो गलत होंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन तो दे दूंगा कि 1930-31 वाला टाइम दे दूंगा कि वहां से है। अब बाकी ऑप्शंस मुझे देने हैं, तो बाकी ऑप्शंस मैं सोचूंगा कि मैं सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करूं, डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में 1946 दे दूंगा, 1920 दे दूंगा, और एक दे दूंगा 1965। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इनमें से मिडिल वैल्यू कौन सी है। मिडिल वैल्यू का मतलब है कि जो भी सही जवाब होता है वो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं होगा। तो जो भी एक्सट्रीम केसेस हैं उनको आपको हटा देना है, जो भी मिडिल वैल्यू वाली चीजें हैं उनको आपको पसंद करना है। किसी भी केस में उठा के देखने की कोशिश करो, जो ऑप्शंस होंगे उनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो एकदम से डिस्ट्रैक्ट करें। मान लो कि मुझे देना है ये सवाल, तो मैं एक साइमन कमीशन वाला डेट दे दूंगा 1927 वाला, एक मैं दे दूंगा 1945 वाला, एक मैं दे दूंगा 1920 वाला। तो आपको 1920 और 1945 एकदम एक्सट्रीम केसेस हैं, वो आपको पहले ही कैंसिल आउट कर देना है। अब आपको तलाशना है कि 1927 है या 1931, फिर आप दिमाग लगा के वो कर सकते हैं। तो जहां पे एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूपीएससी वाले बार बार यूज करते हैं वो ज्यादातर गलत होते हैं, जैसे ऑलवेज यूज कर दिया, या और भी वर्ड होते हैं जो एक्सट्रीम वर्ड डिनोट करते हैं कि सभी केसेस में ऐसा है, सब लोग ऐसे कर रहे थे, पूरे केसेस, मतलब इस तरह के जो केसेस होते हैं वो ज्यादातर गलत होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% गलत होते हैं, लेकिन आपको मिडिल वैल्यू पे ध्यान देना है कि जो भी बीच वाले ऑप्शंस होते हैं वो कौन से हैं, और कौन से इनमें से ऑप्शंस हो सकते हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ये तो दूसरा तरीका है। पहला तरीका है कि आपको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन वाला मेथड मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है। वैसे ही मिडिल वैल्यू वाला भी तरीका है, वो भी आपके प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर आप डिस्ट्रैक्टर्स को हटा देंगे कि भाई ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा,
तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे सही जवाब। अब आता है तीसरा तरीका। अब तीसरा तरीका अगर आपको जानना है तो आपको एग्जामिनर के दिमाग में घुस जाना है, आपको पेपर सेटर के दिमाग में घुस जाना है। आप खुद सोचने की कोशिश करो कि अगर आप एक सवाल बनाते हो जहाँ पे आप 4 ऑप्शन देने वाले हैं, आप सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करने वाले हैं कि ये ऑप्शन गलत नहीं होना। जो सही जवाब होता है उसकी लैंग्वेज में और उसकी सारी चीज़ों में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। रीजन ये है कि उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है एग्जामिनेशन बनाने वाले का। उसको लगता है यार ये सही ऑप्शन है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी 3 तो गलत है, उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हो जाएंगे तो चल जाएगा। तो आप सेंटेंसेस देखने की कोशिश करो कि किसमें बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करके चीज़ें लिखी हैं, कहाँ पे बहुत वेग चीज़ें नहीं लिखी हैं, कि कहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस नहीं है जो इनकम्प्लीट हैं, कहाँ पे ऐसी बातें नहीं है जो बहुत क्लियर नहीं है। तो जहाँ पे भी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होगी, वही सही जवाब होगा। देखो ये हमेशा सही नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि ये सही होगा, क्योंकि आप एग्जामिनर के ब्रेन से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जानबूझ के उन चीज़ों की लैंग्वेज बहुत परफेक्ट करने की कोशिश करेगा जो सही जवाब है। अगर वो थोड़ा भी आलसी हुआ तो बाकी जो जवाब है उनमें डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको चारों ऑप्शंस देखने हैं, उनमें कंपेयर करना है कि कौन 3 एक जैसे लग रहे हैं या कौन थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, कौन थोड़ा अलग लग रहा है, किसकी लैंग्वेज थोड़ी क्लियर लग रही है, किसका कंटेंट थोड़ा क्लियर लग रहा है, और वो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर सकता है। तो आपको लैंग्वेज पिक करनी है, और लैंग्वेज पिक करने का फायदा होता है बहुत बार अगर आप यूपीएससी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी में खासतौर पे ये काम आता है। अगर पॉलिटी के बारे में आप लोकसभा स्पीकर के बारे में कोई सवाल है, वहां पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो उसमें करेक्ट चीज़ें ज़्यादा होगी, उसमें मिस्टेक्स नहीं होती यूजुअली। तो आपको ये पिक करना है कि इनमें से लैंग्वेज किसकी बेहतर है, किसमें मिस्टेक्स कम है, कौन कम वेग है, कौन ज़्यादा क्लियर है, और वहाँ पे आपको टिक करने की कोशिश करना है, आपके ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। और जो मैं गेस वर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रैंडम गेस वर्क की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको एलिमिनेशन बताया, उसमें बताया कि आपको जो प्रीवियस नॉलेज है वो यूज़ करना है। मैंने जो मिडिल वैल्यू बताया उसमें बताया कि आपको प्रीवियस नॉलेज यूज़ करना है। ये नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी में भी टिक करना है, वो नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं स्टैंडर्ड जो एक प्रोसीजर है, साइंटिफिक तरीका है, उसकी बात कर रहा हूँ। एलिमिनेट करना है, मिडिल वैल्यू खोजना है कि बीच वाला कौन सा है, डिस्ट्रैक्टर कौन सा है। तीसरा तरीका है आपको कि लैंग्वेज आपको देखना है कि भाई लैंग्वेज कौन कौन सी है, और लैंग्वेज अगर आप पिक कर पाएं तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। खासतौर पे कॉम्प्रिहेंशंस पे देखने की कोशिश करना, वहाँ ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। जो लोग इस सीसेट और बाकी एग्जाम में फेल कर जा रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ते हो, वहाँ पे देखना जो सही जवाब होगा उसमें वेगनेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, वो बहुत ही क्लियर होगा। चौथा तरीका होता है पेपर से ही सॉल्व करना। बहुत बार आप देखने की कोशिश करेंगे, यूपीएससी में बहुत बार होता है कि एक सवाल में कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसी से दूसरा सवाल निकालते हैं। तो आपको पेपर भी ध्यान से पढ़ना है। जो पेपर आप करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि उसी में जवाब छिपा हो। बहुत बार आप पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर ही दूसरी बातें होती हैं। तो आपको सारी चीज़ों को लिंक करना है, दिमाग लगाना है, वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, क्योंकि आपने साल 2 साल 3 साल मेहनत करी उस एग्जाम के लिए। तो आप वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो एक सवाल से दूसरे सवाल बन सकता है, क्योंकि टॉपिक सिमिलर हो। मान लेते हैं कि पार्लियामेंट पे कोई सवाल है, तो उसमें कहीं 0 आर के बारे में पूछा होगा, तो कहीं क्वेश्चन आर के बारे में पूछा होगा। तो ऑप्शंस को कंपेयर करने की कोशिश करो और देखने की कोशिश करो कि जो पहले आपने टिक करा है, या पहले जो सवाल में ही उसने एक दो सेंटेंस डाल दिए हैं, फैक्ट्स डाल दिए हैं, क्या उसका यूज करके यहाँ पे हो सकता है। बहुत बार ये यूज होता है। एंशिएंट इंडिया में जब हम खासतौर पे सवाल लगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार हमें वर्ड्स नहीं पता होते, वहाँ पे कोई बात लिखी होती है, उसका यूज करके आप दूसरे सवाल कर सकते हैं। तो पेपर से ही पेपर सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, ये वर्क करता है। मैंने यूपीएससी की एग्जाम में खुद लिखे हैं, जब मैं प्री क्रैक कर रहा था, लिख रहा था, वहाँ पे भी मैंने देखा है कि अगर आप पेपर ध्यान से पढ़ते हैं, आपको एक दो सवाल ऐसे मिलेंगे जो आप पेपर का यूज करके लगा सकते, और वो अगर आपने कर लिया तो आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों से 1 नंबर बेहतर हो गए, जो कट ऑफ है उसके 1 नंबर पर पहुंच। तो ये तो 4 तरीके हो गए गेस करने के। एलिमिनेशन वाला मेथड हो गया, मिडिल वैल्यू वाला हो गया, लैंग्वेज वाला हो गया, पेपर से ही पेपर करने के बारे में हो गया। जो पांचवा तरीका है उसे हम बोलते हैं गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट। गट फीलिंग क्या होती है कि जब भी कोई चीज़ आप देखते हैं, आपको लगता है यार ये सही हो सकता है, भले ही आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, लेकिन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा तो आपको लगेगा यार ये सही हो सकता है। वो कैसे वर्क करता है देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ब्रेन क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो हर इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता, हर बात वो याद नहीं करता, लेकिन बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। तो जब भी वो सिमिलर चीज़ें देखता है कि यार ये है, वो थोड़ा सा जो सिमिलर ऑलरेडी उसके पास ब्रेन में है वो उसको मैप आउट करता है। जो पहला रिएक्शन होता है उसकी सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपको अपना नॉलेज तो यूज़ करना है, लेकिन अपनी गट फीलिंग भी यूज़ करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितना पता है। मतलब हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता यार कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। तो आपकी जो गट फीलिंग है वो भी यूज़ करना है। और ये सारी बातें जो मैंने आपको यूज़ करने के लिए बताई हैं, ये तब यूज़ करना है जब आपको नहीं आता है। अगर आपको ऑलरेडी आता है कि यार यही सही जवाब है, तो सही में टिक करना है, वहाँ पे ये सब मेथड यूज नहीं करना। ये आपको तभी यूज़ करना है जब आपको लग रहा है कि यार जो ट्रेडिशनल तरीका है ये बात मुझे नहीं पता लग रही है, इसमें तो मैं छोड़ने वाला हूँ। तो छोड़ना नहीं है, एलिमिनेशन लगाओ, मिडिल वैल्यू लगाओ,
लैंग्वेज लगाओ, पेपर का यूज़ करो, गट फीलिंग करो। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप साइंटिफिक तरीके से यूज करते हैं, एक प्रॉपर चैनल की तरह से बढ़िया से इवेलुएट करके लगाते हैं, अगर आप 5 सवाल भी ऐसे करने की कोशिश करते हैं और उनमें से 4 सही हो जाते हैं, 3 सही हो जाते हैं, जो कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 5 में 5 हो सकते हैं, 4 भी हो जाते हैं, तब भी आपका फायदा है, क्योंकि उसके पहले आप जीरो पे जा रहे थे। तो आपको सही से लगाना है, ध्यान करके लगाना है, फोकस करके लगाना है, रैंडम मत लगाना। और जो भी बातें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रैंडम गेसिंग नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि हाँ तुक्का मारना है, ऐसे रैंडम टिक कर देना है, ABC, ये नहीं कर। आपने पढ़ाई करी है, जो भी नॉलेज है वो यूज करो, ये टेक्निक्स हैं यूज करने की कोशिश करो। एग्जामिनर सेटर के दिमाग को खेलने की कोशिश करो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है खेलने की कोशिश करो। आप बहुत बढ़िया तरीके से MCQ कर सकते हैं। मैंने लगातार इस तरह से एग्जाम दिए हैं, चाहे NDA की बात करो, UPSC की बात करो, JNU की बात करो, नेट DRF की बात करो, और वहाँ ये वर्क करता है अगर आप इफिशियंट तरीके से यूज कर पाते हैं। आप इन चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं प्रैक्टिस से। आप अपनी गट फीलिंग को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह के सवालों में मैं ज़्यादा गट फीलिंग वाले गलत करता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं साइंस एंड टेक में वो बहुत गलत करते हैं गट फीलिंग से, कुछ बच्चे होते हैं पॉलिटी में बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कहाँ पे आपकी गट फीलिंग वर्क करती है, कहाँ पे वर्क नहीं करती। आपको इलिमिनेशन में भी यूज करना है कि कौन से पार्ट में आप ज़्यादा बेहतर इलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये भी स्किल है। बहुत बच्चे ये होते हैं कि हम केवल पढ़ेंगे एग्जाम निकालेंगे, केवल पढ़ाई से एग्जाम में, इस तरह की जो टेक्निक होती हैं, स्किल्स होती हैं, वो भी मैटर करती हैं। और अगर आपको आता है तभी आप 1 नंबर 2 नंबर बाकियों से आगे हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन वैसा है कि आपको 1 नंबर 2 नंबर चाहिए और तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो 5 मेथड जो मैंने आपको बताए हैं वो इस्तेमाल करना है, और जो भी एग्जाम आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अपने नज़दीक लाना है, वो सपना पूरा करना है। अब आपको कमेंट करके एक बात बतानी है कि वो एग्जाम कौन सा है जो आपका सपना है और जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, और ये तरीके इस्तेमाल करके आप उसको क्रैक करने वाले हैं। अपने एग्जाम के बारे में बताओ, कब वो टारगेट मिलने वाला है वो बताने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। जय